चल रही राष्ट्रीय संगोष्ठी शब्दों के आलोक में के दूसरे दिन के 8वें सत्र में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस सत्र में सोबती जी के महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक उपन्यास जिंदगी नामा पर विचार किया जाना है। इसमें दो प्रतिभागी हैं, श्री अपूर्वानंद और श्री पंकज पारासर। लेकिन अपरिहार्य कारणों से अपूर्वानंद जी उपलब्ध नहीं हैं, तो हमें सिर्फ एक ही वक्ता से काम चलाना होगा। तो मैं श्री पंकज पारासर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। पंकज पारासर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई और हिंदी आलोचना में नियमित लेखन के साथ साथ आपकी गति हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी है और दूसरे अनेक कला रूपों पर भी आप निरंतर काम करते रहते हैं। आप हिंदी और मैथिली के भी महत्वपूर्ण कवि हैं। मैथिली और हिंदी में 3 कविता संग्रह, 1 हिंदी 1 मैथिली में उपन्यास, 5 आलोचना की कृतियां और 7 अनुवाद की पुस्तकें प्रकाशित हैं। और आपको देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान भी आलोचना में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला हुआ है। इस मौके पर आप जिंदगी नामा पे बात रखेंगे। उसके पहले 2-4 बातें जिंदगी नामा पर मैं अपनी ओर से कहना मुनासिब समझता हूँ। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसमें पंजाब का समग्र जीवन अपनी समूची सांस्कृतिकता और ऐतिहासिकता के साथ उतर आता है। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रेमचंद और रेणु के बाद अपनी जातीय जिंदगी को इतनी तन्मयता के साथ रखने की कला किसी भी अन्य हिंदी उपन्यासकार के पास दिखाई नहीं देती। यह उपन्यास लंबा वृतांत है उस डेरा जट्टा गांव का, जिसकी धड़कनों के सहारे लेखिका ने पंजाब को उसके आईने में देखा है। उपन्यास का लक्ष्य पंजाबी समाज के समेकित जीवन को उठाना है, इसलिए उसमें जीवन अनेक छोटे छोटे दुखों के रूप में सामने आता है। यह शाहजी का गांव भी है, जो दुनिया के पेचोखम से भरपूर अपने जिंदगी के बादशाह हैं, तो शाहनी का भी, जो मन में बसंती उम्मीदें लिए जीती है। राबिया भी है, जो शाहजी को दिल दे बैठती है। प्रेम, तनाजा, युद्ध, मनमुटाव के ऐसे सवाल भी हैं जो जीवन के विकट जंजाल को दिखाते हैं। लड़ाइयों, हत्याओं, डकैतियों का भरा पूरा जखीरा, पर असल शक्ति इसकी यह है कि इनके पीछे की यथार्थ का गहरा संज्ञान है और सारे तनाजों के भीतर अन्याय के खिलाफ चेतना की आवाज है। तो जिंदगी नामा, जैसा कि आप जानते हैं, वह बड़ा वृतांत है जो आज़ादी के बाद, आज़ादी के पूर्व के अविभाजित पंजाब की कथा कहता है और उस बहाने भारत की जो विस्तृत संस्कृति है, जीवन शैली है, आचार विचार है, समाज है, उसको भी नए सिरे से प्रकट करने का प्रयत्न करती है। और आपको पता ही है कि जिंदगी नामा को लेकर भी नाना तरह के विवाद हुए और हिंदी समाज ने उसको स्वीकृत करने में भी बड़ी कोताही बरती, भाषा को लेके और मुहावरों को लेके, उबड़ खाबड़ शिल्प को लेकर। लेकिन बाद में धीरे धीरे
उसकी सार्वजनिक स्वीकृति बनी, और इतने वर्षों बाद भी हम सब जानते हैं कि उस बड़े ढप का उपन्यास हिंदी में संभव नहीं हुआ। तो जिंदगी नामा तो निश्चित रूप से सोबती जी के रचनात्मक जीवन की बड़ी उपलब्धि है, और एक तरह से स्वाधीनता के बाद के हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी पूंजी है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। तो इस मौके पर हम पंकज पराशर से आग्रह करते हैं कि जिंदगी नामा पर बात करें, और जिंदगी नामा पर बात करने के साथ साथ अगर सोबती जी के साहित्य पर, उनकी समेकित दृष्टि पर अगर सरसरी तौर पर निगाह डाल सकें, क्योंकि उनके पास समय है, इनको हम टोकेंगे नहीं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि अपने अध्यापन कौशल का परिचय देते हुए कुछ हमें अधिक समृद्ध करें। अधिक परिचय न दें। आदरणीय अशोक जी और आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी के साथ साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं बिल्कुल परिचय ज़्यादा नहीं दूंगा कृष्णा जी का, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बहुत पहले, आज से 90 साल पहले इलियट कह गए थे कि वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए। तो हम इंफॉर्मेशन में चीज़ों को लॉस्ट नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज तक पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन का कुछ इस्तेमाल करेंगे। आदरणीय अशोक जी का आभार कि उन्होंने मुझे कुछ बात कहने का मौका दिया, और साथ साथ जो अंक पूर्वग्रह का मुझे नहीं मिल पाया था, और जिंदगी नामा के बारे में जो उन्होंने कुछ कहा है वो मुझे मिल गया, तो उससे मुझे बड़ी राहत मिली। प्राध्यापक तो हूँ, तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है मैं बता दूं कि मैंने लिख लिया है, और कल के बाद सबको सुनने के बाद जो मैंने आपको मेल किया है आलेख, उसको मैं वापस ले रहा हूँ। मैं पुनः बढ़िया से लिख के आपको भेजूंगा। जितना मैंने सुन के कल लोगों को समृद्ध हुआ, उसके बाद जो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई तो उसको ऐड करके मैं फिर से भेजूंगा। सबसे पहले तो कुछ बातें जो हैं वो कल की, उससे मुझे लगा कि होनी चाहिए। दो तरह की आलोचना की बात आई, और संजीव जी ने एक बात कही कि मैं बिहार का हूँ, पटना में ज़्यादा रहा तो मैं समझ नहीं पाया उसकी भाषा को। संयोग से मैं भी, संजीव जी बेगूसराय से आते हैं और मैं उनके जस्ट बगल सहरसा से आता हूँ, और पटना में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो मैं भी पटना में रहा, और मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जिंदगी नामा को समझने में। एक बात और मेरे साथ प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि मैं पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में रहा, तो मैं पंजाबी भी जानता हूँ। तो एक तो ये सहूलियत हुई जिंदगी नामा के साथ। दूसरी सहूलियत ये हुई कि उर्दू भी जानता हूँ, तो जो उर्दू मिश्रित उनकी भाषा है, तो इस वजह से भी उनकी भाषा की तह तक पहुँचने में मुझे आसानी हुई और मज़ा आया। तीसरी बात, जहाँ से वो आई उखड़ के, उस गुजरात जिले में पाकिस्तान में भी जाने का अवसर मिला है। तो कसूर पाकिस्तान के शहर जहाँ से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान आते हैं, उनका भी भर देखा, और लाहौर में भी देखा। लाहौर को बड़ी इच्छा थी कि जिस लाहौर ने देखा वो जमया ही नहीं, तो क्यों ऐसा है भाई कि वहाँ नहीं गए तो पैदा ही नहीं हुए। तो ये भी एक बात थी। तो कुछ मैं लाहौर के हवाले से भी बात करूँगा, और जो कई बार चूँकि ये शब्द युग्म का इस्तेमाल हुआ है प्राध्यापकीय आलोचना, तो मैं मानता हूँ कि जो जिसे सृजनात्मक आलोचना कहते हैं, उसकी खास बात ये है कि वो उस रचना पर या उस रचनाकार पर इस कदर फोकस्ड होती है कि जो जिसे आप कह रहे हैं, तो प्राध्यापकीय आलोचना उसके कृष्णा सोबती के पूरे समकालीन लेखकों के साथ कृष्णा सोबती के कथा भूमि को पूरे समग्र रूप से एक परंपरा में देखने का प्रयास करती है। तो हम इसलिए कुछ चीजें ऐसी देखेंगे कि कृष्णा सोबती में जो कौमी यकजहती का भाव है, जो भाईचारे का भाव है, क्या ये सिर्फ उनकी खासियत है, या उनके समय के जो और लोग हैं, या वो जहाँ से आई हैं,
याद रखिए कि 1947 में कृष्णा जी 22 साल की थी। तो 22 साल की युवती जो है वो पूरे समय को, पूरे उसके जो सारी चीजें बन रही थी, जून से जब तय हो गया कि विभाजन होगा देश का, तो वो सारा वो देख रही थी। और मैं आपको ये बताऊं जिंदगीनामा पर बात करने से पहले कि वो जिस इतिहास को, जिस पंजाब को लिख रही हैं इसमें, वो पंजाब सिर्फ विभाजन के बाद नहीं बदला है। उस विभाजन से पहले आप देखेंगे 1940 से वो पंजाब बदलने लगा है। तो उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो कई बार जो जिसे हम सृजनात्मक आलोचना कहते हैं, वो समझ लीजिए कि ठुमरी की व्याख्या ध्रुपद से करने लगते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ध्रुपद खराब चीज है, लेकिन हम लोगों को चूंकि समझाना होता है चीजों को, तो इसलिए खैर एक दो बातें हैं मैं कहूंगा कि जैसे कि 1901 में होशियारपुर जिले के साहिबा में एक उर्दू के ये शब्द कहना चाहिए कि नहीं, हिंदी में खूब चला एक दौर में, अज्ञात कुलशील, तो ऐसे तो नहीं थे, लेकिन उर्दू के लगभग 99% प्राध्यापक नहीं जानते हैं जिनका नाम। उनके ऊपर अभी मैंने साहित्य अकेडमी के लिए मोनोग्राफ लिखा है, पंडित हरिचंद अख्तर। पंडित हरिचंद अख्तर के ये कृष्णा जी के जमीन को समझने के लिए मैं सिर्फ उद्धृत कर रहा हूं कि उनमें जो ये भाव है, और आप याद करिए कि कृष्णा जी ने उस विभाजन की पीड़ा को देखा और भोगा भी था। आज जिन लोगों ने नहीं देखा उनके मन में जितनी नफरत है, उस दौर में उखड़ के आने वाले चाहे राजेंद्र सिंह बेदी हों, चाहे कृष्ण चंद्र हों, कृष्णा सोबती हों, हरिचंद अख्तर हों, बहुत सारे लोगों में आप वो चीज नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं पाएंगे? उससे जिंदगीनामा की उस जमीन को समझने में आसानी होगी। पंडित हरिचंद अख्तर का देखिए, वो कहते हैं, मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोजख अता होगा, बस इतनी सी बात है जिसके लिए महशर वफा होगा। तेरी दुनिया में सब्र शुक्र से हमने बसर कर ली, तेरी दुनिया से बढ़कर भी तेरी दोजख में क्या होगा। वो आप दौर देखिए, 1958 में 1 जनवरी को पंडित जी दिल्ली में गुजरे। 1934 बैच के ICS अधिकारी मुमताज हसन, जो पाकिस्तान के उन दिनों वित्त सचिव थे, और दोनों देशों में क्या हुआ था बनने की जो कहानी है आप जानते हैं। उसके बावजूद जब पंडित जी का इंतकाल हुआ दिल्ली में, तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने उनके घर पे चिट्ठी भिजवाई और 1 लाख रुपए का चेक, 1958 में कम नहीं होता था, वो भिजवाया। तो ऐसी क्या बात है कि जिसमें तकरीबन 7-8 लाख लोग मारे गए, और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए किसी को उसके बाद भी अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, उसकी कोई सजा नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस माहौल में पाकिस्तान के लोगों ने पंडित जी के मरने पर जितना मातम मनाया, उतना हिंदुस्तान में नहीं मनाया गया। तो वो जो जमीन है कृष्णा जी की, वहां की कथा है जिंदगी नामा। और वो जो जिंदगी नामा है, तो आप जब किसी का सोच समझकर किसी की हत्या करते हैं, तो उसके लिए जो सजा है, वो अदालत में भी एक्सीडेंटली किसी की हत्या हो जाए तो उसके लिए सजा नहीं है उस तरह। भावनात्मक वो चीज थी। आज उसके आंदोलन के समय में, उसके पार्टीशन के समय में, जो 2-4 वर्ष में ही चीजें बिल्कुल सेटल्ड हो गई थी, और लोगों को फिर से अपने उसी गांव की और अपनी उसी मिट्टी की याद आती थी। कृष्णा जी की स्वभाव को, उनकी जमीन को समझने के लिए 1-2 बातें आपने कहा है। मैं कुछ चीजें पढ़ के भी आपको बीच बीच में सुना देता हूं। कृष्णा जी 100 वर्ष की होकर इस संसार से नहीं गई, लेकिन एक ही जीवन में जो 100 जीवन के बराबर जीवन जीकर वह गई, वह कई 100 जीवन के अनुभवों से निकला ऐसा रचनात्मक जीवन द्रव्य समाज को देकर गई हैं, जिसमें आजादी से पहले और आजादी के बाद के हिंदुस्तान के दरमियान निरंतर संवाद और आवाजाही चलती रही। आर्गुमेंटेटिव इंडियन की जिस छवि को वह खुद और उनके रचे पात्र नुमाइंदगी करते हैं, उसमें मनुष्य ही नहीं, उसका भूगोल, संस्कृति, स्मृति और पूरी कायनात बोलती है। कृष्णा सोबती अगर आज होती, तो क्या 100 साल बुढ़ापे में चुप्पी ओढ़कर जी रही होती?
चुप रहना उनकी अदा नहीं थी साहिबों। उनके पात्र, उनकी सामाजिकता और जीवन हर जगह वह चुप्पी और दुविधा की संस्कृति के विरुद्ध एक कृतिक रचती रही। यह बात मैं भूमिका बांधने के ख्याल से नहीं कह रहा हूं। अपने बयान में बकलम खुद उन्होंने जो फरमाया मैं उसी की पेशी नगुई कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, उनका कोट है, एक बार अमृता प्रीतम के साथ मेरा विवाद हो गया। वह विवाद किताब के शीर्षक को लेकर था। मेरे उपन्यास का शीर्षक था जिंदगी नामा, जबकि अमृता प्रीतम की किताब का शीर्षक था हरदत्त का जिंदगी नामा। उनकी किताब का विज्ञापन मूवी स्टार में जब छपा तो मुझे ऐतराज हो गया। मैं इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हीं वजहों से मुझे अक्खड़ माना जाता है। अपने इसी आत्मस्वीकार में वह कहती हैं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम की हां में हां नहीं मिलानी आती। ये जो बात है उसी जमीन के कवि तो उनको हां में हां नहीं मिलानी आती है। वो क्यों नहीं आती है? उन्हीं के गांव से निकले कवि पंजाबी के मोहन सिंह, उनकी पंक्ति है, 100 मुर्दा संता कोलों एक जिंदा जालम चंगाए। एक जिंदा जालम अगर है जो कृष्णा जी में वो आपको दिखाई देती है कि उनकी कृति चन्ना जब लीडर प्रेस इलाहाबाद को उन्होंने भेजी तो उन्होंने पंडिताऊ हिंदी में उनको शुद्ध कर दिया, उनकी भाषा को। उनके पास प्रति आई, प्रति आते ही उन्होंने जब देखा तो कृष्णा जी गर्म हो गई, ये क्या कर दिया। उन्होंने लीडर प्रेस को तुरंत, उन दिनों इस तरह मोबाइल और ये चीजें होती नहीं थी, 1958 की बात है, टेलीग्राम भिजवाया कि फौरन छपाई रोक दीजिए और आपका जो भी खर्च वर्च हुआ है वो मुझे बोलिए, मैं चेक भेज रही हूँ और आप नहीं छापेंगे। तो साहब वो रोक दिया, उन्होंने खर्चे भेज दिए और उसके बाद उन्होंने फिर से काम किया और काम करने के बाद उन्होंने सीरा संधू को पांडुलिपि दे दी। फिर वहां से वो उपन्यास छपा। मुकदमे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। खुशवंत सिंह जो पत्रकार और लेखक अंग्रेजी के, उन्होंने कृष्णा सोबती के खिलाफ गवाही दी और 1932 में नंदलाल गोया ने जिंदगी नामा शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया है। ये कह के कोर्ट में कहा कि नहीं, इन पर इस शब्द पे कृष्णा जी का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि 1932 में वो इस्तेमाल कर चुके हैं। जाहिर है 26 साल तक मुकदमा चला और अमृता जी के निधन के बाद 2011 में कृष्णा जी के खिलाफ वो फैसला आया। तो इससे कोई वो बात नहीं, लेकिन इससे जिंदगी नामा का प्रभाव ये पड़ा कि वो 3 खंडों में लिखना चाहती थी। मुकदमेबाजी और इन चीजों की वजह से उनका ये जो 3 खंडों की योजना थी वो प्रभावित हुई। वो एक ही खंड जिंदगी नामा जिंदा रुख, सिर्फ यही लिख पाई। पीयूष जी बैठे हैं, अशोक जी ने पहला अंक निकाला था 1999 में बहुवचन का, जिसमें दूसरे खंड का कुछ अंश छपा था, लेकिन वो फिर क्या हुआ, वो दूसरा खंड पूरा नहीं कर पाए। और भी उससे दिक्कत ये हुई, मुकदमेबाजी की वजह से प्रभाव ये पड़ा कि इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को आने में 40 वर्ष लग गए। 2016 में हार्पर कॉलिंस से उसका अनुवाद आया। तो ये सब चीजें उनके स्वभाव का, चूंकि जिंदा जालम चंगा है, मैंने बात की तो वो दबती नहीं। तो कहा भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाँ में हाँ मिलानी मुझको नहीं आती है। कल अशोक जी ने भी गुरु गोविंद सिंह के इस दोहे को उद्धृत किया था। यह दोहा जिंदगी नामा के शुरू से लेकर के जहां जिंदगी नामा खत्म हो रहा है वहां पर भी ये दोहा आखिर में शुरू में है। क्यों है, इस पर बात करा। चूंकार अज हमा ही लते दर गुजस्त, पर्सियन में है। चूंकार अज हमा ही लते दर गुजस्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। फारसी भाषा में लिखे गुरु गोविंद सिंह के इस कथन का मानी यह है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। इसमें जिंदगी नामा के आरंभ और अंत में उन्होंने जो कहा है, तो एक बात है कि वो पंजाबी संस्कृति से इस कदर शतधाबद्ध हैं कि इस उपन्यास में किसी भी एक पात्र को आप उसका नायक नहीं कह सकते हैं। इस उपन्यास में जो उन्होंने अपनी जमीन, अपनी भाषा और संस्कृति से गहरी मोहब्बत के जज्बात को एक लंबी कविता के माध्यम से इसमें लिखा है। शुरुआत होती है और लगभग 6-7 पेज में लंबी कविता है।
उसके लिए भी, उस लंबी कविता के लिए उन्होंने, जो पूर्वग्रंथ अशोक जी ने छापा था, उन्होंने उसके लिए भी अपनी सफाई पेश की है। वो उन्होंने लिखा है कि जिंदगी नामा हाथ से लिखना भर नहीं था, उसे तो जिंदगी की तरह जीना था, खेत में फसल की तरह उगाना था। हुआ यह कि जमीन के एक सोंधे टुकड़े पर आंख टिक गई। हक तो था ही, कुछ चाहत थी, कुछ विरासत, बस खेत ले लिया और हदबंदी की। जमीन हमवार की, मिट्टी की किस्म देखी, सिंचाई की थाह मापी, बीज भरा, मौसम देख बुआई शुरू कर दी। बीच में जो हो गुजरा वह खेतिहर का मेहनत मुकद्दर और कुदरत की बरकत बख्शीश। बाकी फसल सामने है, अगर खूबी है तो धरती और बीज की, कमी है तो अपनी छोटी तौफीक की। ये उनमें जो आत्म साक्षात्कार में जो ये बात वो कह रही हैं, उसके हिसाब से मैंने देखा कि अविभाजित पंजाब के जिस गुजरात जिले से वो आती हैं, आज भी आप जानते हैं पाकिस्तान की फौज में पंजाब का दबदबा है, और पंजाब में भी कहा कि सिर्फ 4 जिले पाकिस्तान के, शाहपुर, एक मिनट, शाहपुर जिसकी कहानी परत दर परत पूरेपन के साथ दर्ज है। शाहपुर की कथा सुनाते हुए वह अपने जन्म से पीछे यानी सन 1909 के आरंभ से उस पंजाब की कथा को अपनी रचना का विषय बनाती है, जो वाकई जिंदा रूह था। अब तक के प्रकाशित उनके तमाम उपन्यासों में जिंदगी नामा महाकाव्यात्मक उपन्यास, जैसा जोशी जी ने कही ये बात, वो माना जाता है। एक किताब अभी मैंने देखी एक हफ्ते पहले, पाकिस्तानी मूल के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं इश्तियाक अहमद, उनकी किताब है द पंजाब पार्टीशन एंड क्लिंट, अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स। उसमें कहते हैं कि अगस्त 1947 के मध्य में पंजाब का विभाजन ब्रिटिशों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और पंजाब के सिखों के बीच भारत को विभाजित करने और भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए हुई बातचीत के एक हिस्से के रूप में हुआ था। अविभाजित पंजाब प्रांत की कुल जनसंख्या उस वक्त लगभग 3 करोड़ 30 लाख थी। इसमें सीधे ब्रिटिश द्वारा प्रशासित जनसंख्या 28 मिलियन और कई रियासतें शामिल थी। पंजाब एक मुस्लिम बहुल प्रांत था, जबकि हिंदू और सिखों को मिलाकर 47% की एक बड़ी आबादी थी। जिस सिद्धांत पर भारत और पंजाब का विभाजन किया गया वह यह था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को शेष भारत से अलग करके पाकिस्तान को दे दिया गया, और भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग ने की थी, और उसने जोर देकर कहा था कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अपने इस्लामी विश्वास और संस्कृति के आधार पर अलग राष्ट्र हैं। 47% जिस आबादी की बात इश्तियाक साहब ने की, जिस डेरा जट्टा गांव की कहानी वो कहती हैं, उसमें एग्जैक्टली इतनी ही आबादी का प्रतिशत है। और गुजरात शहर में जाने के बाद जो मेरा अनुभव रहा, मैं नहीं सोच सकता था कि हिंदी की लेखिका को पाकिस्तान का आदमी जो देवनागरी लिपि नहीं पढ़ सकता है वो जानता होगा। लेकिन 8-10 प्रोफेसरों से बातचीत हुई और सुखद आश्चर्य, 1-2 और हुए जो भी बता रहा हूं मैं, वो जानते थे कृष्णा जी को, और कृष्णा जी की इतनी बातें उन्होंने मुझे बताई, और उनके बाबा ने या उनके लोगों ने, चूंकि वो 22 साल तक वहां रही थी, उनके परिवार को जानते थे, तो वो बातें भी पता चली। जैसे निराला की कविता हम पढ़ते हैं, मेरे लिए बड़ा अच्छा था, जैसे दिल्ली में नाथू स्वीट्स और अग्रवाल स्वीट्स हर जगह आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तान में निराला स्वीट्स हर जगह मिल जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा, भाई निराला का क्या है यहाँ पे, तो पता चला वहां पर ये एक है कि मिठाई तो हिंदू ही बना सकता है, तो मिठाई के काम में जितने कारीगर आपको मिलेंगे वो पाकिस्तान में हिंदू ही मिलेंगे। और नाम निराला, तो ये भी एक सुखद आश्चर्य हुआ उनको देख के।
उन्होंने कहा कि गुजरात जिले में 1947 से पहले 46 तक लोगों को ये था, और जिन्होंने भी ये विश्वास दिलाया था कि ठीक है हम एक देश बन जाएंगे, लेकिन सबको एक सेकुलर ढंग से रहने की इजाजत होगी और कोई भी यहां से जाएगा नहीं। जिन्ना का वो स्वप्न धरा रह गया। दूसरा, डेरा जट्टा गांव को समझने में 2-3 चीजें मैं और आपको बता रहा हूं। जिंदगी नामा के आरंभिक 28 पृष्ठ इसकी कथा से अलग अविभाजित पंजाब के अत्यंत उदात्त और रागात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। कृष्णा जी अपनी मातृभूमि पंजाब से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि अपने उस भाव को कथा नहीं कविता में व्यक्त करती हैं, जिसमें कथा से अधिक दृश्यों का सतत क्रम चलता रहता है। कृष्णा जी ने डेरा जट्टा गांव की यादों को एक संश्लिष्ट दृश्य में बांधकर पेश किया है। उपन्यास का आरंभ शरद पूर्णिमा की रात के खूबसूरत चित्रण से होता है। गांव में बसे तीनों समुदाय, हिंदू, मुसलमान और सिख की साझी जिंदगी की बेशुमार चित्रों के सांस्कृतिक बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। गांव त्रिंजन, लोहड़ी, ईद, दशहरा और पंजाबी का विशेष त्योहार बैसाखी की मस्ती भी है। इसी मस्ती और साझी संस्कृति वाले डेरा जट्टा गांव के शाह जी के परिवार को उस महान आख्यान के केंद्र में रखकर लेखिका ने दीगर कहानियों को भी इसके कलेवर में संजोया है। हर महान उपन्यास में चूंकि मुख्य कथा के साथ अनुषंगिक कथाएं भी होती हैं, सो जिंदगी नामा में भी शाह जी के परिवार के इतर अनेक दूसरी कथाएं भी नाविनालबद्ध हैं। कथा का विस्तार 20वीं सदी के पहले दशक से लेकर चौथे दशक तक ही है, जिसमें 5वें दशक में हुए हिंदुस्तान की आजादी और बंटवारे के अनुगुंजें ही कहीं सुनाई देती हैं। मसलन भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, क्रांतिकारी कवि लालचंद फलक और गदर के चर्चे उपन्यास के अंत तक आते आते शुरू हो जाता है। यहां सवाल यह उठता है कि जिंदगी नामा के केंद्र में आके किसकी कथा है। जब हम इस मूल प्रश्न की उत्तर की तलाश करते हैं, तब पता चलता है कि इसे दरअसल लेखिका ने एक प्रतीक कथा के रूप में बुना है, जिसका स्थानीय प्रतीक के तौर पर जरूर गांव डेरा जट्टा को रखा गया है, लेकिन यह दरअसल पंजाबी संस्कृति की कथा है। डेरा जट्टा गांव में जाट किसान, फौजी हिंदू शाह, किसान और कारीगर मुसलमानों के अलावा अनेक दलित जातियां भी बसी हुई हैं। इन सब के बीच आर्थिक, सामाजिक और जातिगत अंतर भी मौजूद है, और इस गांव में सबसे अमीर और रसूख वाला परिवार है शाह जी का। शाहों का डेरा जट्टा गांव में इसलिए वर्चस्व बना हुआ है क्योंकि गांव के बहुत सारे लोगों की आर्थिक निर्भरता शाहों पर है। तकरीबन सारे गांव को वक्त जरूरत पर कर्ज शाहों के परिवार से ही मिलता है। इसलिए शायद ही कोई परिवार गांव में ऐसा हो जिसने शाहों से कर्ज न लिया हो। इसके बावजूद उस कालखंड का लोक व्यवहार ऐसा था कि गांव वालों के प्रति शाहों का व्यवहार सद्भावना और सरपरस्ती वाला है। धौंस जमाने या अमीरी के कारण व्यवहार में विनम्रता की कमी नहीं दिखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि इससे उनके शोषण की मानसिकता में कोई तब्दीली आती है। गांव वालों के साथ शाहों के अच्छे और सद्भावनापूर्ण व्यवहार के पीछे की स्ट्रेटजी यह है कि इसमें शोषण की प्रक्रिया सहनीय हो जाती है और लोगों को शोषक अपना हितैषी भी लगने लगता है। किसानों और मजदूरों के मन में जैसे ही संदेह और विद्रोह के बीज उत्पन्न होते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, तो शाह सूद और कर्जे के कुछ हिस्सों को माफ कर देता है, जिससे लगता है कि क्या बात है। और पंजाब के डेरा जट्टा गांव के किसान भी प्रेमचंद के धर्मभीरू पात्र होरी की तरह अपनी स्थितियों के लिए शाहों की रणनीतियों को नहीं, अपने भाग्य और ईश्वर की इच्छा मानकर जीते चले जाते हैं। इधर महज 100 रुपए की पूंजी लेकर आए हुए डेरा जट्टा गांव में जो शाह लोग हैं, वो सिर्फ 100 रुपए की पूंजी लेकर आए थे, लेकिन कुछ ही समय में न सिर्फ उस गांव में
बल्कि आसपास के गांव की सारी जमीन उनकी हो जाती है। किसान आते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं और बाद में उसकी हालत ऐसी नहीं हो पाती है किसान की कि वो अपनी बंधक जमीन को छुड़वा सके, तो साहों की जमीन होती चली जाती है। जिंदगी नामा जिंदा रुख में जिन घटनाओं का उल्लेख हमारा ध्यान खींचता है उनमें प्रमुख है सन 1905 का बंग भंग, सन 1907 में लाला लाजपत राय और शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का देश निष्कासन, सन 1909 में लाला मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी देने की चर्चा, 1914 के गदर आंदोलन और गदर बागियों की बार बार चर्चा, कनाडा में कामागाटा मारू जहाज की चर्चा, पगड़ी संभाल जट्टा जैसे मशहूर गीत के सर्जक पंजाबी कवि लालचंद फलक को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने की चर्चा के अलावा फौज की शहीद रेजिमेंट और देसी सिपाहियों द्वारा अंग्रेज सिपाहियों की तरह तरक्की की मांग पर फौजियों की फौज से निष्कासन की चर्चा होती है। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रतिरोध किए जाने की चर्चा भी इसमें हुई है। इस उपन्यास में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसकी चर्चा कथा के बीच में करती हुई लेखिका आगे बढ़ती हैं। शाहपुर की माताएं पहले तो अपने बेटों को युद्ध में भेजकर खुश होती हैं कि वहां वेतन अच्छा मिलेगा, राशन खूब मिलेगा, लेकिन जब उनके बेटे उधर से वापस नहीं लौटते हैं तो अंग्रेजों, उनके शासन और आखिरकार हिंदुस्तानियों के साथ कैसा सलूक होता है, इस पर वो सवाल उठाने लगती है। जिंदगी नामा जिंदा रुख अपने इतिहास और उन्हें बनाए रखने वाली प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़े स्वावलंबी लोगों की एक सम्मोहक और विश्वसनीय तस्वीर पेश करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोहती कह रही हैं, यह जीवन शक्ति किसी भी बाहरी विभाजन से अधिक मजबूत है और अंततः इससे बच जाएगी। अपनी संपूर्णता में जिंदगी नामा जिंदा रुख महज कुछ पात्रों की जिंदगी की गाथा नहीं, बल्कि यह जीवन की उत्सव धर्मिता की औपन्यासिक रचना है। अपनी सीमाओं और रूढ़ियों के बीच सामूहिकता, लोकगीतों के भंडार की जन जन तक पहुंच और जीवन में भरोसे का विराट आख्यान है। एक इसमें चर्चा नहीं है, लेकिन जो इश्तियाक साहब ने अपनी किताब में, हिस्ट्री की किताब में जिक्र किया है, और ये बड़ा अच्छा हो रहा है। अभी भारत में भी ये चीज हितेंद्र पटेल ने अभी अपनी किताब लिखी है जो राजकमल से आई है, कि साहित्य को भी वो अपने इतिहास लेखन का सोर्स बनाने लगे हैं। एक पंजाबी में बुजुर्ग औरतें गाती थी, माए मैनू अंबरसर लगदा प्यारा, सोने दिया जित्ते इट्टां ने लगियां, चांदी दिया लगदा एगारा। जैसे प्रेमचंद के पात्रों में है कि गोदान के अलावा ये भी है कि गया जी जाएं और गया में पिंडदान कराएं, तो उस जिले के भी पंजाबी सिख परिवारों में ये लालसा थी कि माए मैनू अंबरसर लगदा प्यारा। वो जो भाव है, उस भाव को उसमें इश्तियाक साहब ने लिखा है कि उसमें उस इलाके के मुस्लिम लोगों की भी गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो भी मतलब गुरुद्वारे से गुजरते हुए, उसके पास से गुजरते हुए भी, ये अब कल्चर तो खत्म सा हो रहा है, वो भी कम से कम एक बार ऐसे सिर झुका के तब आगे बढ़ते थे। और उसमें पात्र है, राबिया का जिक्र आपने किया था, स्त्री के मुद्दों को लेकर के कई बातें हुई हैं और मैं उस पर कल की बातचीत में विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन जो राबिया के चरित्र का वर्णन करते हुए कृष्णा जी सौंदर्य के वर्णन के सारे प्रतिमानों को उसमें इस्तेमाल करती हैं, तो बाबा की याद आके फिर जो है वो दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। तो वो याद सी आके जो रहती है वो ये है कि बाबा कहते हैं, नारी न मोह नारी के रूपा, तो नारी न मोह नारी के रूपा। और यहाँ पर कृष्णा जी जिस तरह से निहाल होकर के राबिया के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, तो वो भी अद्भुत है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बहुत सी बातें मृदुला जी ने भी कल की थी, तो वो मैं आगे बढ़ता।
एक बात, दो बात और देखिए, शब्दों की जो यात्रा है, शब्दों का जो जीवन है, आपके इलाके में एक शब्द का जो अर्थ है वही दूसरे इलाके में उसका अर्थ नहीं होता है, वो संस्कृति के हिसाब से है। राजस्थान में गोजी का मतलब जेब है और भोजपुरी इलाके में गोजी मतलब लाठी है। काका जो है पंजाबी में मेल चाइल्ड है और केरला में काका मुसलमानों को कहते हैं और बिहार में पिता के भाई को कहते हैं। तो इसलिए वो अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। डेरा जट्टा गांव में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं खुश आमदीद। खुश आमदीद सुन के वहां के मुसलमान जो हैं वो एकदम से तैश में आ जाते हैं कि ये क्या तवायफों वाली जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुश आमदीद से, अब शब्दों का भी देखिए इसमें खेल, इसमें उन्होंने कई जगह किया है। जैसे आधा गांव में राही मासूम रजा ने लिखा है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लड़के जाते हैं और पाकिस्तान क्या है, कैसे बनेगा, मुसलमानों के लिए क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर बात करते हैं, तो फुन्नन मियां कहते हैं उर्दू को सुन के कि साला अंग्रेजी बोल रहा है। उर्दू जब इसमें बोलते हैं लोग, इसमें कई जगह ऐसा आया है और मेरा भी प्रत्यक्ष अनुभव है कि आगे पाजी तुसी पंजाबी होंदी है, असी पंजाबी होंदी है, उर्दू क्यों बोल रहे हो बीच में। तो मैं उर्दू फिर नहीं बोलता था। जैसे रेशमा ने, दिलीप कुमार इंटरव्यू ले रहे थे, यूसुफ भाई असी उर्दू बोल बोल के जीभ थक जाती है, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था। तो फिर वो आ गए, पेशावर के थे, पंजाबी जानते थे दिलीप कुमार। उस पंजाबी संस्कृति की कुछ बातें, अपनी जबान से जो मोहब्बत है उसको उन्होंने लिखा है। इसको शास्त्रीय शब्दावली में हिंदी के मास्टरों को भले इसमें दिक्कत हो, किसी और भाषा में कहना संभव नहीं था। जैसे हम आप भले अंग्रेजी जानते हैं लेकिन चूंकि अवधि में समझ सकते हैं, तो हम अंग्रेजी में रामचरितमानस का अनुवाद पढ़ते हुए सहज नहीं रह सकते हैं कि सीता और राम कैसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो उसी तरह की बातचीत है जो कृष्णा सोबती ने जिन पात्रों का इसमें चयन किया है और जो पात्र बोलते हैं आपस में, वो उसी भाषा में संभव है। और आप अपनी परंपरा को भूल रहे हैं। हिंदी की है रीढ़ गवारू बोली नागार्जुन कृष्णपंथी को, ये भाषा, ये भावना या कुछ इस तरह है, तुम्ही ने हम में बोली, भारतीय गोरेशन के लिखते हुए। इसके अलावा आप देखेंगे इस उपन्यास के जो लोकगीत हैं और बच्चों की जो चर्चाएं हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि बच्चे जैसे बच्चे कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन को लेकर के सवाल करते हैं बड़े बुजुर्गों से, उनका जो जवाब आता है उस पर भी जो है कृष्णा सोबती जब मजे लेने लगती हैं तो कृष्णा जी को लगता नहीं कोई जल्दी है इस उपन्यास को, तो जल्दी जल्दी दृश्यों को खींचना है। तो एक तो ये है। और एक बात, जिंदगी जो मैं कह रहा हूं उनका आप साक्षात्कार में सुना रहा हूं। जिंदगी नामा की जमीन को समेटने के लिए बोलियों के नजदीक जाना जरूरी था। लोक भाषाएं, बोलियां अपनी ताकत धरती से सोखती हैं और अपने डेढ़ पुख्तापन से जीवन का सामना करती हैं। लोक मानस को अपनी सौंधे सांवलेपन से सींचती रहती हैं और साहित्य का अंग बनकर रहती हैं। सच तो यह है कि क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करने में समर्थ हैं। जिस राजसी मुद्रा में हिंदी उन पर घुसपैठ करने के दावे करती हैं, बोलियां उनको बाकायदा चैलेंज करने में सक्षम है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी का पाठक वर्ग सिर्फ हिंदी भाषी ही नहीं है, न ही वह प्रदेशों के दायरों में देर तक कैद रहेगा। यह एक तल्ख सच्चाई है। हम हिंदी के लोग जानते हैं कि आज भी भारत के किसी गांव की हिंदी भाषा नहीं है। भारत का आम जन अपने को उस लोक भाषा में ही अभिव्यक्त करता है और लोक भाषा में जिस तरह की सुविधा है उसको संज्ञा को विशेषण में और क्रिया में बदलने में, जैसे साबुन लगाना ही आप हिंदी में कहेंगे, लेकिन इसको कोई भोजपुरी वाला कह देगा साबुनियावत है, तो बना लिया उसको। तो ये जो सुविधा है या जो
इसमें उर्दू की जो कुछ खासियत का इस्तेमाल किया है कृष्णा जी ने, वो भी ज़ेर गौर है। एक तो ये कि उर्दू में मीटर और छंद और काफिया रदीफ का जो मामला है, तो उसमें आप अगर को गर भी लिख सकते हैं, और जैसे शमशेर थ नहीं लिखे, कई कई जगह उन्होंने हाथ लिखा है, ठहरा हुआ शमशेर तो नहीं लिखा, ठहरा हुआ सा कुछ। तो शमशेर उस परंपरा से आते हैं। कृष्णा जी भी इसमें, मैं तो एक दो चीजें आपको बताऊं कि मुझे पंजाब की उस जमीन में मैथिली के बहुत सारे शब्द मिले जो हमारे यहाँ मैथिली में उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे बैल को मैथिली में बरद कहते हैं, बरद का ही पंजाबी प्रोनाउंसिएशन में बल्द लिखा है उन्होंने कृष्णा जी। जनानी कहते हैं हमारे तरफ बिहार में, पंजाबी में भी जनानी कहते हैं। पुरुष कहते हैं, पुरुष ही कहते हैं, कृष्णा जी ने पुरुष ही लिखा है। बेटी को धी कहते हैं, कृष्णा जी ने धी लिखा है। आप भाषा के साथ किस तरह से जाते हैं भाषा के पास, और क्या आप उसमें पाते हैं जीवन की जो धड़कन है। जैसे आप मैला आंचल में, एक तो आंचलिकता शब्द ही मुझे बड़ा विवादास्पद लगता है। दुनिया का कोई भी उपन्यास एक कथा भूमि में तो लिखा जाएगा ना, एक उसकी एक भूमि तो होगी, अब आपको कितने को आंचलिक कहेंगे। तो इसलिए ये सिर्फ पंजाब के अंचल की कथा नहीं हो करके पंजाब की उस संस्कृति की, अविभाजित पंजाब की संस्कृति की कथा है, जिसे 22 साल की युवती ने पूरे एक साथ देखा था। और मैं आपको बताऊं कि पंजाब में जो ये चीज है कि सब लोग भुक्तभोगी थे, कृष्णा जी भी भुक्तभोगी थे। कृष्ण चंद्र बंबई में बार बार उस पंजाब को याद करते रहे, राजेंद्र सिंह बेदी बार बार उस पंजाब को याद करते रहे, और उनके मन में अगर उस तरह की कड़वाहट होती, उस तरह की बात होती, तो शायद जिस पंजाब की रचना जिंदगी नामा में उन्होंने की है, या आज जिस तरह से आहत, क्या कहें, आहत होने का कालखंड या आहत होने वाला जो दौर चल रहा है, इस तरह का अगर ये दौर उस समय हुआ होता, जितने लोग उसमें उसके शिकार हुए, तो शायद इसमें उस प्रतिक्रिया का, उस मतलब एक हिंदू सिखों को जो पलायन करना पड़ा, उसका आक्रोश या कुछ ना कुछ इसमें आता। कमाल की बात है वो नहीं है, वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है इसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, तो इस पर ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, खत्म कर दिया, खत्म हो गया है। आखिरी बात मैं कह के जाऊंगा, कृष्णा जी के तमाम चीजों को वो करते हुए मुझे लगा कि फराक साहब का एक शेर वो कायल नहीं करती है। फराक साहब ने कहा है, दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने। दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने, बात वो कर ए इश्क कि कायल सब हो कोई न माने। धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से उस धरती से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई अपनी यात्राओं के हवाले से, और जिंदगी नामा के हम बहुत करीब गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप श्रोताओं के बीच जाएं, और हमारे अगले सत्र के वक्ता हैं श्री आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष जी अंग्रेजी के जाने माने पत्रकार रहे हैं, आपने लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। आप आउटलुक अंग्रेजी के भी संपादक रहे हैं। आप बड़े अच्छे कथाकार हैं, आलोचक हैं। आपको पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2012 से 2015 तक लगातार रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। आपको अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में राइटर्स कट शॉर्ट पुरस्कार के लिए चुना गया था। आपकी 2 किताबें बेहद महत्वपूर्ण हैं, पितृवध और मृत्यु कथा।
आपको सोबती जी के एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास दिलोदानिश पर बात करनी है। दिलोदानिश बहुत खूबसूरत उपन्यास है जो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की पृष्ठभूमि पर रचित है। इसमें 20वीं सदी की दिल्ली के गली कूचों के बीच धड़कती जिंदगी और उसमें स्त्री पुरुष संबंधों की पड़ताल है। इसमें भी सोबती जी परिवार बचाने की चिंता करती देखी जा सकती हैं। परिवार ही मनुष्य की सुरक्षा का एहसास देता है और रिश्ते नातों की व्यवस्था से उसे बांधता है। शाह और मात के खेल में विन्यस्त इसका कथानक कृपा नारायण के इर्द गिर्द घूमता है, जिनकी पत्नी कुटुंब प्यारी है और बाहर है प्रेमिका महक बानो। वे दोनों के बीच संतुलन साध कर चलते हैं। पत्नी से उनकी 2 संतानें हैं तो 2 संतानें प्रेमिका से भी हैं। दोनों के लिए अलग अलग मकान है। अपनी कुड़हन को दबाए रखकर कुटुंब प्यारी मौके का इंतजार करती है। महक अपने हक के लिए आवाज उठाती है। अनेक पात्रों से सजा यह उपन्यास स्त्री समानता की बात तो करता है, किंतु पुरुष और स्त्री को परिवार की मर्यादा और नैतिक जीवन की सीख भी देता है। तो नाना तरह के पेचोखम है उपन्यास में। और पहले तो अपने समाज में ये होता ही था, एक व्यक्ति 2-2, 3-3 शादियां करता था जिसकी जैसी हैसियत थी, और पत्नियां उसे कबूल भी करती थी कि चलो ठीक है, और इसी भाव से वो खुश रहने की कोशिश करती थी कि संतुलन बना रहे। तो जब संतुलन बिगड़ता था तो विद्रोह करती थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल और समस्याएं भी इस उपन्यास में हैं, जिन पर विस्तार से आशुतोष जी बात करेंगे। आइए। धन्यवाद। मेरे लेख का शीर्षक है कृष्णा सोबती की अर्धनारीश्वर सर्जना। लेकिन उससे पहले मैंने अभी विमलेश जी को मेरी निगाह गई कुछ दिन पहले, तो प्रणाम करते हुए छोटी सी स्मृति सुनाना चाहूँगा। लिखा भी है मैंने इसको, लेकिन इसको मुझे लगता है कि सार्वजनिक एक बार फिर करना चाहिए। मेरा सोबती जी से बहुत लंबा परिचय रहा। एक बार तो मेरे पास उनका पहला फोन आया। उससे पहले मेरी एक छोटी सी मुलाकात और थी, तो तब तक मैं एकदम अनाम था, अभी भी अनाम सा ही मानूंगा। तो जब मैं गया एकदम सहमते हुए मुझे क्यों बुलाया गया है, मैं उनके मयूर विहार घर गया, 12 बरस पहले की बात है। तो बोली कि मेरी एक पांडुलिपि है, तैयार हुई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। घबरा गया कि मुझसे पढ़ने को, मैं 3 गुनी से ज़्यादा उम्र, मुझसे पढ़ने को कह रही हैं। तो मैंने सहमति से कुचाते हुए पांडुलिपि हाथ में ली। तो जैसे ही मैं हाथ में ली, उन्होंने कहा विमलेश। तो विमलेश जी झट से एक सफेद लिफाफा लेकर आई, मतलब स्क्रिप्ट तैयार थी पहले, हाँ, और लिफाफा लेकर आई, मेरे हाथ में दे दिया। ये छोटे से लिफाफे में ये और कौन से कागज हैं? तो टटोला जब मैंने उसको खोला तो उसके भीतर जो राशि थी वो आज की तुलना में भी अच्छी खासी थी। मैं हंस पर, अब ये आप क्यों कह रही हैं? कहती नहीं, मैं आपके समय का बहुत सम्मान करती हूँ, आप मेरा पढ़ेंगे तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। और मैं बहस कर रहा हूँ, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? पांडुलिपि किसी के पढ़ने के लिए हम क्यों पैसे लेंगे, वो भी मैं लूंगा। वो जिद करती नहीं, उन्होंने मुझे कहा, अंत में शर्त रख दी कि या तो आप इसे पढ़ेंगे या इसको लेकर भी जाएंगे साथ। और मैं यहाँ फिर से जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद उन्होंने कई सारी चीजें पढ़वाई। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने मुझे अपनी डायरी और स्टडी और पत्रों के बीच जाकर बिठा दिया। ये कहा कि आप इसके बीच छाटिए, विमलेश जी सब जानती हैं। और हर जब भी बुलाती थी, वो मुझे बड़े स्नेह से खाना खिलाया करती थी विमलेश जी। और सोबती जी हर बार लगभग मुझे कुछ ना कुछ राशि देकर उस काम के लिए जो हम मित्रों के लिए दुनिया भर में यूं ही किया करते हैं, मुझे देकर विदा किया करती। विश्व इतिहास में हम सभी अपनी पांडुलिपि यहाँ भेजते हैं, मैं आप लोगों को भेजता हूँ, बाहर के अपने मित्र हिंदुस्तान से बाहर भी भेजता हूँ, मेरे पास भी आती हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जो पांडुलिपि पढ़ने के लिए अपने से तिगुने उम्र के छोटे एक नवजात व्यक्ति को राशि देंगे। तो ऐसा उदाहरण नहीं होगा। खैर, अब मैं अपने लेख पर आता हूँ। कृष्णा सोबती की अर्धनारीश्वर सर्जना।
कुछ प्रश्न हैं उनके लेखन से जुड़े मेरे भीतर, जो कभी उनसे नहीं पूछ पाया। अब यहाँ इसको मैं उनका लिखना शुरू कर रहा हूँ। कृष्णा सोबती का लेखन हमारे लिए एक प्रश्न की तरह है। उनके स्त्री किरदार जिस निर्भीकता के साथ अपने निर्णय लेते हैं, परिपाटियों को चुनौती देते हैं, जिस बारीकी से वे स्त्री के अनुभाव और मनोभावों को उघाड़ देती हैं, उससे यह निष्कर्ष निकालने का मन होता है कि कहीं ना कहीं उनका स्त्रीवादी पाठ संभव है, कि उनकी कथाओं में आप उस विचारधारा को देख सकते हैं जिसे हम फेमिनिज्म कहते हैं। जैसे आप इस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कृष्णा सोबती पूरी शक्ति के साथ, इस उद्घोष के साथ खड़ी हो जाती हैं कि मुझे लेखिका तक मत कहो। आप जानते ही हैं कि उन्होंने अंत तक अपने आप को स्त्रीवादी तो दूर, लेखिका तक नहीं कहा। वे कहती थी मैं पहले लेखक हूं, फिर पाठक हूं, अंत में जाकर स्त्री हूं। अपने संस्करण लिखते हुए उन्होंने सायासिक पुरुष नाम को चुना। इसे आप पर काया प्रवेश भी कह सकते हैं, लेकिन क्या इसे आप अपने अस्तित्व को छुपाने की पर्देदारी भी कह सकते हैं? क्या आप, जो ऑस्कर वाइल्ड ने कभी लिखा था कि आर्ट लाइज इन कंसीलिंग द आर्ट, क्या आप ये भी कहना चाहेंगे कि एक महान कलाकार अपनी कला को छुपा ले जाना चाह रहा था, कि वे जानबूझकर अपने स्त्री रचनाकार को छुपाने का प्रयास कर रही हैं, पुरुष पक्ष को उभार रही हैं? इन प्रश्नों पर आने से पहले एक और प्रश्न, क्या यह संभव है कि किसी रचनाकार की अपने बारे में प्रस्तावना, अपने लेखे के बारे में प्रस्तावना उस सत्य से भिन्न या शायद विपरीत भी हो जो कि उनके लेखन में परिलक्षित होती है? क्या रचनाकार अपने लेखे का मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन कर सकता है? दिलो दानिश पर आने से पहले, इन प्रश्नों को दिलो दानिश पर टटोलने से पहले मैं एक हालिया उपन्यास का उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है दिलो दानिश शायद सबने ना पढ़ा हो, इसको जरूर पढ़ा होगा। रेत समाधि। हम जानते हैं गीतांजलि श्री वे भी कृष्णा जी की परंपरा का निर्वाह करती हैं। उन्होंने भी खुद को कभी फेमिनिस्ट नहीं कहा, लेकिन उनका हालिया उदाहरण स्त्री आलोचना के कुछ विलक्षण मानदंड प्रस्तुत करता है, और उपन्यास को इस पर गर्व भी है कि वो ऐसा कर रहा है, सायास कर रहा है। मैं इसका एक दृष्टांत दूंगा आपको। जब याद होगा कि जो उपन्यास प्रकाशित हुआ, चर्चित हुआ और इसको पुरस्कार भी मिला, तो बहुत लोग टिप्पणी कर रहे थे कि इसकी पंक्चुएशन किस तरह की है, व्याकरण, भाषा इत्यादि इत्यादि। गीतांजलि इस उपन्यास में स्पष्ट लिख रही हैं, जिसकी चर्चा हम सोबती जी के बारे में भी कर रहे थे, कि आप मानकीकृत भाषा के आधार पर मुझे नहीं पढ़ सकते हैं, ये मेरी स्त्री भाषा है। अब मैं उद्धृत कर रहा हूं, देखिए वो क्या लिख रही हैं, इस पर निगाह नहीं गई है आपकी। गीतांजलि कहती है, वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, राजी सेठ ने रिल्के का अनुवाद किया तो नया पंक्चुएशन बना दिया। शीला रोहेकर के हाथों पंक्तियों के इर्द गिर्द नया हिसाब निखर गया। मैत्रेयी पुष्पा ने एक रास्ता और निकाला, और मैत्रेयी के हाथों के लेके शब्द और पकौड़े मारक हो गए। गीतांजलि इसको बतलाती हैं कि क्या विधा है। वो कहती हैं, यह बीच बीच में काम करने वालों का गुरु है। बीच में काम करने वाले मतलब मसलन जिसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था कि स्त्रियों के लिए एकांत उपलब्ध नहीं है, उनका सारा काम घरेलू व्यवस्थाओं के बीच में होता है। गीतांजलि इस बीच में काम के लिए एक अद्भुत पद करती हैं, घंटी सीटी लेखन। वे लिखती हैं कि यह वह लेखन है जो दरवाजे की घंटी और कुकर की सीटी से टकराता हुआ इन ध्वनियों को फोड़कर अपनी जगह बनाता है। घंटी सीटी की ध्वनियों पर मर्द कान में रुई डाल के अपने अंदर घुस जाते हैं, लेकिन स्त्रियां इनके साथ चलने का गुर सीखती हैं। 4-6 वाक्यों में गीतांजलि स्त्री भाषा का नाट्य और नृत्य शास्त्र रच देती है। इसे आप किस तरह देखेंगे? मैं कृष्णा सोबती पर लौटा हूं वापस। दिलो दानिश पर हम जानते हैं कृष्णा जी ने दिलो दानिश को अपना प्रिय उपन्यास कहा था कभी। और अगर ये देखें कि दिलो दानिश 1993 में आया है, और प्रिय उपन्यास जब कहा है वो 2003 के साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में कहा है, जहां अशोक जी भी सकते हैं कि अपने 60-50 साल के वक्फे का उन्हें प्रिय उपन्यास लगा है तब तक।
क्या इस उपन्यास में हम उन सूत्रों को देख सकते हैं जिन्हें स्त्रीवादी या फेमिनिस्ट कहा जाता है? पुरुष सत्ता को चुनौती, स्वतंत्र राह बनाने की हसरत। बहुत संभव है प्रथम दृष्टया कईयों को यह कसौटी पूरी होती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अंततः जैसा कि ज्योतिष जी कह रहे थे, कई और ने भी कहा कि ये दोनों की दोनों, महक और कुटुंब, घर में रही आती है, बाहर नहीं निकलती। तो गौर करें कि कृष्णा जी इस बारे में क्या कहती हैं। वे कहती हैं कि प्रतिकार के भिन्न स्वरूप हो सकते हैं। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपकी नायिका विद्रोही तो है लेकिन घर नहीं छोड़ती, तो उन्होंने कहा घर न छोड़ना भी बदलाव का, विद्रोह का एक सूचक है। लेखक धर्म शिक्षा नहीं देता है, मेरा काम नहीं है कि आदर्शों की स्थापना करूं। तो उनकी स्त्रियां उस ढांचे में भीतर रहकर ही तोड़ती हैं। क्या करती हैं वे? कुटुंब के प्रतिरोध का आलम सिर्फ ये नहीं है कि किसी अन्य पुरुष के साथ जाकर संबंध बना लेती है। बाबा के साथ हम कल मित्रों की बात कर रहे थे, तो मित्रों जहां रुक जाती है, कुटुंब उससे बहुत आगे बढ़ जाती है। कुटुंब एक और काम करती है, कुटुंब अपने पति के साथ बिस्तर पर उस बाबा को स्मरण कर रही है, उन संबंधों को स्मरण कर रही है। वो बड़ी मार्मिक पंक्ति है। इन्होंने तो इस मौसम में भी हमें कुछ और दिखा दिया। इस तरह से कुछ कुटुंब के उस प्रतिकार को विश्लेषित कर रहे हैं। महक का प्रतिकार क्या है? महक का प्रतिकार और गहरा है। महक हम जानते हैं कोठे वाली है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है। महक के पास जीवन का ये सबसे बड़ा अवसर आ गया है कि उसकी बेटी ससम्मान एक बहुत उच्च घर में चली जाएगी और पति का नाम कृपा नारायण साहब का नाम लेकर चली जाएगी। उस क्षण महक कर जाती है कि नहीं, मुझे अपने जेवर चाहिए। हमें पता है इस घटना के बारे में, क्योंकि उसके गेवर, उसकी माँ के गेवर कृपा नारायण के पास रखे हुए। महक कर जाती है, बेटी की शादी हो ना हो, मुझे जेवर चाहिए पहले। ये महक का प्रतिकार है। महक उस क्षण अपने उस कृपा नारायण को अपने झुका देती है, परास्त कर देती है। इसके अलावा इन स्त्रियों की भंगिमाओं का इतना बारीक चित्रण है कि सिर्फ मनोभावों से, जो पहले कह रहा था, किरदारों की रूह उगाड़ देती हैं। मसलन एक उदाहरण दूंगा केवल मैं। याद कीजिए, जब अंत में महक घर से बाहर निकल रही है, खान साहब के पास जा रही है, क्योंकि मुवक्किल जो है, और महक को जूतियां नहीं मिल रही हैं। और एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें उल्लेख सिर्फ इतना है, कभी बाहर निकली हो इतने वर्षों में तो जूतियां मिले भी। और वो प्रसंग उचटती हुई दृष्टि से आता है, और अगर आपकी एक पंक्ति का है, अगर आप उसे वो अनदेखा हो गया तो खत्म है। लेकिन उस पंक्ति में महक की उस प्रतिकार को के साल भर से बंद है, वो पैरों में बांध के बंधन, बांधी पायल क्या है वो, तो वो उस बाहर निकल रहा है जूतियां पहनकर, जूतियां मिल रही हैं उसे, अंततः उसे मिल जाती हैं। ये उसका प्रतिकार है। एक भाषा का उदाहरण देता हूं, फिर मैं आगे आऊंगा। भाषा देखिए, स्त्री भाषा को जो गीतांजलि कहती हैं। छुन्ना बुआ, जो कि कृपा नारायण की विधवा बहन है, कुटुंब की ननद है, वो क्या कहती है? ये वाक्य देखिए, छोटा सा वाक्य। हमने भाभी पर एक घुटी हुई ननदिया नजर फेंकी, भाभी पर घुटी हुई ननदिया नजर फेंकी, और तब आपको सोबती की रचनात्मक शक्ति का एहसास होता है। इतने मासल शब्द हैं कि आपको लगता है कि इस भाषा की छातियां दूध से छलछला रही हैं। स्त्री भाषा है। लेकिन मसला आगे भी जाता है, जो मैंने कहा था अर्धनारीश्वर चेतन में कुछ पहलू हैं जो मैंने अभी तक कहा उसका नकार करते हैं। क्या है वो? गौर कीजिए, इस उपन्यास की दोनों नायिकाओं का वर्णन। घर की पत्नी कुटुंब कर्कश है, उबाऊ है, उमंगहीन है। फराश खाने वाली स्त्री बहती हुई नदी है, महकती हुई बगिया है। थोड़ा पीछे जाएं, 93 से पीछे, ये 93 का उपन्यास है। टैगोर पे जाएं, 1905 के चोखेर वाली पर। याद करें, चोखेर वाली में नायक की पत्नी आशा बड़ी सरल, रसहीन, उबाऊ है, शुष्क है, जबकि उसकी प्रेमिका विनोदिनी बड़ी सयानी है, खूबसूरत है और सम्मोहिनी है। थोड़ा सा आगे आइए, अनंत मूर्ति के संस्कार में आइए, वो बाइनरी आपको वहां भी दिखेगी। घरेलू पत्नी बीमार है, झगड़ालू है,
दुर्गंध ही बदबूदार है, जबकि चंद्री वह रस में डूबी हुई उर्वशी है। आप गौर करें, ये जो सरलीकरण है स्त्री का, इस घर की स्त्री और बाहर की स्त्री को देखने का सरलीकरण टैगोर 1903 में कर रहे हैं, अनंत मूर्ति 66 में करते हैं, 65 में करते हैं संस्कार में, और सोबती 1994 में करती हैं। मैं कहना चाहूंगा यह सरलीकरण एक खास किस्म की बड़ी त्रासद विडंबनापूर्ण आयरन बाइनरी प्रस्तुत करता है। आप किरदारों को विलोम ध्रुव पर रखकर बहुत संभव है आख्यान में नाटकीयता आ जाएगी, लेकिन क्या यह स्त्री को बड़े सरलीकृत ढंग से परिभाषित नहीं करता? मैं फेमिनिस्ट आलोचना का विशेषज्ञ नहीं हूं, किसी का आलोचना का विशेषज्ञ नहीं हूं, इस प्रश्न का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन यहां मैं छोड़ जाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। क्या किसी फेमिनिस्ट कृति से अपेक्षा की जाए कि वह इतनी सरल और किंचित अन्यायी बाइनरी के साथ खड़ी होगी, या उस पर प्रश्न करेगी? इस उपन्यास को लेकर एक सवाल और है मेरे पास, अब मैं अंतिम खंड में आता हूं। वह है इस उपन्यास का नायक कृपा नारायण। इस उपन्यास के तीनों किरदारों के, बस एक पन्ना हो गया, तीनों पर किरदारों के नाम देखिए आप। कृपा नारायण, कुटुंब प्यारी, घर की पत्नी कुटुंब प्यारी, कृपा नारायण। और बाहर की स्त्री महक बानो। मैं नहीं मानना चाहता कि ये नाम अनायास हैं, मुझे नामों की व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 3 नाम हो, मैं कहूं कि इन 3 नामों की, इन किरदारों की व्याख्या करें, मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे, क्योंकि ये निरापद या वस्तुनिष्ठ नाम नहीं है, ये बड़े सारगर्भित नाम है। और इसके जरिए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या प्रस्तावित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से स्त्रियों के प्रति समूची संवेदनशीलता के बावजूद उपन्यास कहीं ना कहीं कृपा नारायण की ओर झुका हुआ है। कृपा बड़े आराम से चेतना पर बगैर कोई दाग लिए, बगैर कोई बोझ लिए, दोनों स्त्रियों को हीनतर जगह पर रखते चलते हैं, उन पर तमाम किस्म के आरोपण करते चलते हैं बड़े आराम से। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उपन्यास का नाम नैतिक निर्णय देना है, नहीं, एकदम नहीं, है ना। लेकिन मैं किसी और मसले पर आता हूं कि नैतिक निर्णय नहीं, सोबती का निर्णय क्या था। ये सबसे, मेरे ख्याल से ये ऐसा साक्ष्य है जिससे अगर आपके, मुझे मैं साक्ष्य देने वाला हूं, आपके मन में जो कुछ अब तक मैंने कहा उस पर प्रश्न उठ रहे होंगे, तो इस साक्ष्य से मेरे ख्याल से प्रश्न निकल जाएंगे। सोबती जी ने इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर अपना आत्म वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य को थोड़ा उद्धृत करता हूं, जिससे हम इस ऊपर जो मैंने अभी तक अभी कहा वो खुल जाएगा शायद उससे। इसका पहला ड्राफ्ट कृपा नारायण की मृत्यु पर खत्म हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आत्म वक्तव्य में है। पहला ड्राफ्ट खत्म होता है, मृत्यु पर खत्म हो जाता है, वहां खत्म हो रहा है। कृपा नारायण की पत्नी परिजन गीता का पाठ कर रहे हैं और सब वो ऊपर उठने की तैयारी कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यहाँ खत्म हो जाता है उपन्यास। सोबती कहती हैं, इसे लिखने के बाद कृष्ण, मैं अपनी कलम बंद कर तसल्ली से बैठ गई। अब ये कोट अनकोट है। उपन्यास खत्म कर लेने के बाद गहरे आराम में पिरोया हुआ हफ्ता बहुत देरी से हाथ में आया, खत्म हो गया। आगे क्या होता है, अब ये मैं जो कहता हूं आप सुनाता हूं, इसको सुनिए जरा। इसके कई दिन बाद साफ, ये उन्हीं की पंक्तियां हैं, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं आख्याय की है। इसके कई दिन बाद साफ सुथरे दिल दिमाग से मन ही मन पाठ पर निगाह डाली, उभर आई कृपा नारायण साहब की दानिशमंदी, फिर से तोलो। आधी रात करवट ली तो आंखों के आगे 2 शब्द तैर गए, दिल और दिमाग, दिलो दानिश। सोच सोच कर खीज उठने लगी। अपने को लेखक समझते हो, उपन्यास खत्म कर दिया, वकील साहब की वसीयत लिखे बिना, और वह भी वकील भी दानिशमंदी के दानिशमंद जनाब कृपा नारायण साहिब। सिद्धड़ लेखक ने समझा था उपन्यास खत्म हुआ, लेकिन नहीं। इसके बाद पूरा अध्याय लिखती हैं, जो हम जानते हैं 10 पन्नों का अध्याय है वो, और फिर आत्मवक्तव्य में कहती हैं, वसीयत के नीचे कृपा नारायण साहिब के दस्तखत किए गए
तो बेचारे लेखक ने बेफिक्री से सांस ली। यह वसीयत कोट अनकोट संयुक्त परिवार के कर्ता की दानिशमंदी से लिया गया निर्णय है। संयुक्त परिवार के कर्ता की दानिशमंदी से लिया गया निर्णय है। छोटे से आत्म वक्तव्य में वह इस व्यक्ति को दानिशमंदों के भी दानिशमंद 4 बार लिख रही हैं। हाँ, छोटे से आत्म वक्तव्य में। और उपन्यास में, जैसा कि मेरा पाठ है, इस बिंदु तक आते आते कृपा नारायण हमारी सहानुभूति के पात्र हो जाते हैं। हमें लगने लगता है, और ये एकदम वाजिब है, इसमें कोई अनैतिक नहीं है, सीमा नहीं है कि टेक्स्ट की, कि महक, कुटुंब और कृपा नारायण तीनों ही मनुष्य हैं, तीनों ही अपनी अपनी सीमाओं नियति से बंधे हैं। कृपा सामंती हैं, पितृसत्ता के ध्वजवाहक हैं, लेकिन पितृसत्ता उन्हें कमतर नहीं बनाती। उपन्यास उन्हें नारीवादी निगाह से नहीं देखता, क्योंकि वे सबसे पहले मनुष्य हैं। यही कृष्णा सोबती की अर्धनारीश्वर चेतना है। क्या है चेतना? बस 3 पंक्तियां। यह चेतना, यह रचनात्मक चेतना स्त्री और पुरुष के बीच का फर्क नहीं करती। इस उपन्यास के भीतर लैंगिक चेतना नहीं है। वे अपने आप को, अपने रचनाकार को जेंडर के बोध से निरपेक्ष रखना चाहती हैं। अगर वे ये कहती थीं कि मैं पहले लेखक हूं, उसके बाद पाठक और अंत में स्त्री, तो उसी तरह कुटुंब, महक और कृपा के लिए कहा जा सकता है वे पहले मनुष्य हैं, उसके बाद औपन्यासिक किरदार और अंत में जाकर स्त्री या पुरुष। ये मेरे ख्याल से कृष्णा सोबती की सर्जना का अर्धनारीश्वर है। चला जाओ, अभी बैठे रहिए। मतलब मैं वहां जाने का कह रहा हूँ। तो आने ही पड़ेगा उनके मुझे आपको देख के सारी धन्यवाद आशुतोष जी। अपने सोबती जी के लेखन की जटिलता को उनके उपन्यास के माध्यम से दिखाया, और ये रचना के भीतर का सच किसी भी आलोचना की हैसियत से बाहर की चीज होता है। वो और खुद लेखक की भी समझ में बहुधा नहीं आता कि वो कहाँ जा रहा है, किसके पास खड़ा होता है। वो चीज़ें छूट जाती हैं अपने से, और कहा यह भी जाता है कि जो चीज़ छूट जाती है आपके लेखन से, आपकी सोच से, आपकी चिंताओं से, संभवतः रचना की शास्त्रीयता या क्लासिकी वहीं से शुरू होती है। तो आत्यंतिक निर्णय देना तो किसी रचना का काम नहीं है, न किसी रचनाकार का काम है, वो तो पाठक तय करता है। लेकिन हाँ, एक जो बद्धमूल संस्कार लेखक का होता है, वो चाहे कविता लिखे, कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, उसमें तो वो दिखता है। वो सवाल तो होते हैं, और सवालों से परे दुनिया का संभवतः कोई लेखक नहीं है जो होता होगा। आपने बहुत विस्तार से और एक तरह से शल्य क्रिया करते हुए दिलोतानिश को देखा, और उसमें अर्धनारीश्वर की भूमिका को परखा, जांचा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला सत्र यारों के यार पर है,
इस सत्र में भी दो वक्ता थे। गिरधर जी भी अपरिहार्य कारणों से हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। दूसरी वक्ता अणुशक्ति सिंह हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो पहुंचने वाली हैं। अणुशक्ति के बारे में आपको पता है, वो बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली हैं, कवयित्री हैं, कथाकार हैं और स्त्री विमर्शों के लिए भी वो जानी जाती हैं। उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, शर्मिष्ठा, स्टापू और कित-कित। उनको प्रतिष्ठित विद्यापति पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आए अणुशक्ति। यारों के यार वह रचना है सोबती जी की जिसकी सबसे अधिक आलोचना की गई है, गालियों के प्रयोग को लेकर। और यह कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है, फिर भी मैं नेमी जी का स्मरण कर रहा हूँ। नेमी जी से कई बार इस रचना को लेकर बहस हुई, और नेमी जी जिस दौर के थे और जिस शुद्धतावाद और जिन मूल्यों को जीने वाले लोगों में थे, उसमें नेमी जी सोबती जी की जो ये गाली गलौज वाली भाषा है, और जहाँ जिन रचनाओं में ये इसका ज़्यादा प्रभाव है, उस पर तो उन्होंने लिखा भी है। तो वो कहते थे कि नहीं, ये लेखक के लिए ये मान्य नहीं है, क्योंकि लेखक अपनी भाषा के जरिए भाषिक संस्कार भी देता है समाज को। और फिर वो कहते थे कि प्रेमचंद लेखक नहीं थे, जैनेन्द्र नहीं थे, उनको क्यों नहीं जरूरत पड़ी कि वो गालियों का प्रयोग करें। तो मैं चुप हो जाता था। यारों के यार पर खास तौर पे उनका रिजर्वेशन था। यारों के यार 1967 में नई कहानियां में छपी थी। इसकी भाषा और अभद्र गालियों के प्रयोग को लेकर बड़ी आलोचना हुई। बहस इसे लेकर भी हुई कि यदि गालियां न होती तो क्या कहानी के प्रभाव में अंतर पड़ जाता। इस बहस में न पड़ते हुए हम कहानी की ही बात करें तो देखते हैं कि सूरी जो इसका मुख्य किरदार है, मुंहफट और बदजबान तो है, पर बेईमान नहीं है। दफ्तर में सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। सूरी चूंकि अफसरों की चापलूसी नहीं करता, इसलिए प्रताड़ित होता रहता है। इसी की प्रतिक्रिया में वह गालियों के मुंह बात करता है। उसके मुंहफट पने और ईमानदारी से अफसर डरते रहते हैं। खुद हेड क्लर्क भ्रष्ट है, जिस पर दफ्तर का बॉस झलाया रहता है। बॉस भी इससे बरी नहीं है, तो हजारा, प्यारा, चावला, रलिया राम जैसे सब इस भयावह गोरख धंधे के पुर्जे हैं। दफ्तरी भ्रष्टाचार के बीच ईमान की जगह कहां तक और कितनी है, और ऐसे में व्यवस्था बदलेगी भी तो कैसे, यह सवाल है। और सोबती जी की ये कहानी, मेरा ख्याल है उनकी अनेक कहानियों के मुकाबले, खुद अणुशक्ति बताएंगी, ये संभवतः पहली कहानी है सोबती की कि उन्होंने सीधे सीधे सरकारी व्यवस्था है, एक दफ्तर की जिंदगी, किस तरह से करप्शन है वहाँ, और सब किस तरह से लिप्त हैं उसमें, और क्या क्या तमाशे वहाँ होते रहते हैं, उसके माध्यम से दिखाया है कि अगर यही स्थिति एक दफ्तर की है तो हम व्यवस्था बदलने का स्वप्न भी देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इसका निदान क्या होगा। अणुशक्ति अब इस पर अपनी बात रखें।